अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो ईवान सदर में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुलाकात करने के लिए गए हैं अपने कुछ साथियों के हमरा सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ, तो उसके ये कल की बात है। उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ आई जिसमें ये सामने आया कि महंगाई कंट्रोल करने पर बात हुई है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर जो क्लैशेज़ हैं बन्नू में जो हुआ उस पर बात हुई है, मुल्क की सूरत हाल पे, मुल्क की मईशत पे बात हुई है, ईरान अमेरिका पे बात हुई है। लेकिन बज़ाहिर ये मुलाकात जितनी सादा नज़र आ रही है उतनी है नहीं, लगता नहीं है। तो क्या इसको लेकर आपके पास कोई इनसाइड स्टोरी है? नहीं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो सदर साहब से इस्तीफ़ा लेने गए थे, जो हम आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये खबरें नहीं हो सकती, कुछ और ही होंगी? Who knows 28th अमेंडमेंट की। क्योंकि इस तरह की हवा फ़ज़ा बनी हुई है कि पता नहीं सदर साहब से वो गए हों और जाके उन्होंने कहा हो कि फील्ड मार्शल साहब ने कहा आप अपना इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है कि ना तो सदर साहब किसी को इस्तीफ़ा देंगे और ना वज़ीर आज़म साहब उनको कह सकते हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें। गए किस काम के लिए थे कि हाउस जो हैं आपके कौमी असम्बली और सेनेट के, वो इस वक्त वो हैं सेशन में हैं। गए इस काम के लिए थे कि जो उनके पास ड्राफ्ट हैं 2-3 28वीं तरमीम के, वो सदर साहब से रिक्वेस्ट करने गए थे कि आप मान जाएं, प्रेशर है, ये है, वो है। अच्छा, वो 2-3 ड्राफ्ट्स हैं। एग्जैक्टली। और साथ उनके वज़ीर कानून भी थे और साथ उनके वज़ीर दाखिला भी थे, स्पीकर कौमी असम्बली भी थे जो कानून साजी करते हैं। तो इससे साफ नज़र आ रहा था कि वो किस एजेंडे के लिए गए हैं। और सदर साहब ने उनको क्या कहा? सदर साहब ने उनको फ़िलहाल यही कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो देख रही है, गौर कर रही है, लेकिन हम 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करेंगे, हम NFC में कोई वो नहीं करेंगे छेड़छाड़। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त फ़ैसला किया हुआ है कि हमने 8 जून से पहले कुछ ना कुछ करना है, कोई ना कोई आईनी तरमीम करनी है जिसके नतीजे में बजट से पहले फ़ंड्स की री-एलोकेशन जो है वो दोबारा करवानी। तो उस पर बात पीपल्स पार्टी करेगी और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वज़ीर कानून और गवर्नमेंट जो है वो बात करेगी। बीच में कुछ वो भी होंगे, दूसरे मिनिस्टर्स भी होंगे, पीपल्स पार्टी के लोग भी होंगे, बिलावल साहब भी इस्लामाबाद जा रहे हैं। अब बात ये है कि ये मैं आपको बता दूं कि आईनी तरमीम शायद हो जाए। हम पहले भी कह चुके हैं कि 70% चांसेस हैं, 70-80% के आईनी तरमीम हो जाएगी। वो आईनी तरमीम एक उस तरह की नहीं होगी आइडली जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत ही ऐसा ड्राफ्ट है जो कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा। एक वो है जो दरमियाना है और एक जो है वो बिल्कुल माइल्ड है। जो माइल्ड है ना, उसके बारे में इतलात है कि उस पे बात हो सकती है। और वो क्या है? वो ये है कि वफाक को पैसों की ज़रूरत है। इकॉनमी बजट, यही सबसे बड़ा तनाज़ा होता है। वो पैसे देने के लिए एक रास्ता निकाला जा रहा है। वो रास्ता क्या निकाला जा रहा है कि NFC की डिवीज़न की आप बात कर रहे हैं? NFC की जो है ना, 2009 की डिवीज़न, 2009 से जो NFC बनाया गया जिस तरह से, और उसके बाद उसमें 57.5% प्रोविंसेस का हिस्सा था जिसमें, और 42.5 फेडरल का था। एग्जैक्टली मैं यही बताने लगा था कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 18वीं, तो सूबों के पास पैसा चला गया था आपके टोटल ख़जाने का 57.5% और सूबों के पास रह गया था 42.5%, जिसको वो कहते थे जी 60% सूबे ले जाते हैं, 40% वफाक के पास। और वफाक ने डिफेंस संभालना होता है, कर्ज़ों की अदायगी करनी होती है और बहुत सारे ख़र्चे होते हैं, फॉरेन एक्सपेंस होता है, ये वो फलां। तो ये जो जंगें लड़नी होती हैं, ये करना होता है। तो अब सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो नए इंस्ट्रूमेंट, नई वो टेक्नोलॉजीज़ ख़रीदनी है, तो पैसे चाहिए वफाक को। अच्छा ठीक है, ये बात जेन्युइनली ठीक है। तो एक हल है जो कि हवा में है, अभी किसी तरफ से नहीं आया। पीपल्स पार्टी
शायद उस पर इत्तफाक कर ले, शायद ये जो एडवाइज़र्स हैं गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंस के, या मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, या उन लोगों की तरफ से एक तजवीज़ आई हुई है, वो ये है कि 760 अरब के करीब एक बजट है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, जो कि वफाक पे करता है, और सूबों में उनके दफातर हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, वो डिस्पर्स करते हैं। तो तजवीज़ उनकी ये है कि ये बर्डन जो है ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, ये अगर वफाक से सूबों को मुंतकिल हो जाए तो इक्वेशन बदल जाएगी। इक्वेशन यहाँ तक बदल जाएगी, एक बड़ा वाज़े फ़र्क आ जाएगा। यानी जो 57.5% सूबों को जा रहा है, वो 52% रह जाएगा। कहाँ 57 और कहाँ 52%। और जो वफाक है जिसके पास 42.5% जा रहा है, उसके पास 47 या 48 के दरमियान, यानी 47.5 के दरमियान 4 से 5% का फ़र्क पड़ जाएगा। 5% का फ़र्क है, बड़ा विजिबल, काफ़ी बड़ा फ़र्क है अगर उसको एस्टेब्लिशमेंट कबूल कर ले इस तजवीज़ को तो। और दूसरा जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फौरी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, वो है हेल्थ और एजुकेशन की पॉलिसी मेकिंग, और उसके ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है वो सारा वफाक के पास हो। हेल्थ का भी नए चैलेंज हैं जो हेल्थ के, और जो पूरे सूबों में जिस तरीके से एक निज़ाम है हेल्थ का, वो तो सूबाई हुकूमतों के पास है ना, वजारत सेहत भी और एजुकेशन भी। ये एग्जेक्टिव इख्तियारात ज़मीन पे सारे सूबाई हुकूमतों के पास। वो कहते हैं सूबाई इख्तियारात आप एग्जेक्टिव इख्तियारात अपने पास रखें, ठीक है, लेकिन जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं वो हम बनाएंगे, हम देंगे। एजुकेशन में भी वो चाहते हैं कि ये जो आपका नैरेटिव बिल्डिंग है, नेशनल नैरेटिव बिल्डिंग, सिंगल नेशनल कैरिकुलम, वो बनाना चाहते हैं ताकि बच्चों के जहन में मुतालिया पाकिस्तान के अलावा कोई नया मवाद ना आ सके, अपनी पसंद की नैरेटिव बिल्डिंग की जा सके, या अपनी पसंद की नैरेटिव बिल्डिंग की जाए। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी शायद एग्री कर जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक माइल्ड सा जो अमेंडमेंट का पैकेज है ना, वो पास हो सकता है। और आपको ऐसे तज्ज़िया निकाल लगता है कि ये जो BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाली तजवीज़ है, ये एक वायबल, एक अच्छी प्रोपोजिशन है, ये हो जाए तो अच्छा है? आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है अगर फॉर दैट मैटर जब कहा जा रहा है कि वफाक के पास बर्डन है पैसे का, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बगैर भी ये करना चाहें, एक इंतज़ामी फ़ैसले के तहत भी आप कर सकते हैं, तो ये कर लेना चाहिए ताकि आपका उसको ठेस ना पहुँचे, आपका आइडिया ऑफ जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो उसकी जद में ना रहे, इंटैक्ट रहे। अगर डेडलॉक होता है 28वीं तरमीम पे और कोई बात बनती नज़र नहीं आती, तो फिर पीपल्स पार्टी को कैसे ट्रीट किया जाएगा? क्योंकि इसमें कंवर दिलशाद साहब का एक बयान बहुत अहम है, जो कि एक्स सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। उन्होंने ये कहा है कि अगर 243 आइन की शक 243 में थोड़ी सी तरमीम कर दी जाए तो एक बावर्दी इंसान को सदर बनाया जा सकता है। तो उनको ये बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? एक पागलपन है। कंवर साहब बेसिकली इमरान खान के हामी हैं, और वो ज़ाहिर करते हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के कहीं किसी न किसी जगह पे उनका कोई कनेक्शन है। अगर इसी तरह फेडरल कोर्ट के ज़रिए या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ज़रिए कोई तरमीम करवा के कोई सदर बन सकता हो या वज़ीर आज़म बन सकता हो, तो ये इलेक्शंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम, इसको तो फिर आपको रद्दी में फेंक देना चाहिए ना। ये बुनियादी तौर पे एक मैं समझता हूँ कि ये तो इसके ऊपर तो बात भी नहीं करनी चाहिए। मौसूफ सेक्रेटरी रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन के, और इलेक्शन कमीशन जो है वो कंट्रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन से। इलेक्शन कमीशन ही सदारती इलेक्शन भी कराता है, इलेक्शन कमीशन ही जो होता है वो आपका पार्लिमानी इलेक्शन भी करवाता है। तो अगर इस तरह से जोड़ तोड़ होना शुरू, मतलब एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उसको आपको माजूल दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप उसको इम्पीच करें, दूसरा वो अगर ख़ुद इस्तीफ़ा देना चाहें। क्या इस वक्त स्ट्रेंथ है मौजूदा गवर्नमेंट की कि पीपल्स पार्टी के बगैर किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सके? क्या इनके पास उस वक्त स्ट्रेंथ थी जब प्रेसिडेंट अलवी मौजूद था तो उसको हटा सकते थे? वो तो इनको तंग भी कर रहा था।
तो ये बातें सारी करने वाली होती हैं, ये उस वक्त तो नहीं है, इन्होंने कंवर दिलशाद ने ये वाला मशवरा दिया। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि क्या जरदारी साहब को डरा के, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये कोई भूल जाए कि उनको हटाए। दूसरी बात जो की जा सकती है, जो हो सकती है, जो होती रही है, वो है आपकी नैब का इस्तेमाल जी। जो पीपल्स पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं उनको रीओपन करना। ये पिछले दिनों ख़बरें छपी हैं मुख्तलिफ़ अखबारात में, कुछ व्लॉगर्स ने कहा है कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने नैब के कानून में कुछ तरामीम की थी अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए कि एक सूबे का केस जो है वो दूसरे सूबे में नहीं सुना जाना चाहिए। जैसे पिछली दफ़ा पीपल्स पार्टी के जो सिंध के मुकदमे थे जरदारी साहब के ख़िलाफ़, वो पिंडी में सुने जा रहे थे, उसको मना कर दिया गया था। 50 करोड़ के नीचे की करप्शन जो थी उसको सूबाई एहतसाब के जो अदारे हैं उनके ज़िम्मे डाल दिया गया था, नैब का उसमें से इख्तियार ख़त्म किया गया था। अब वो कह रहे हैं कि ये इख्तियार वापस लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो भी कानून साजी के बगैर नहीं होगा। हवा में तीर नहीं चलाया जा सकता कि नैब खुद ब खुद एक पावर ले ले। लेकिन अच्छा, नैब, ठीक है, आप बात कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब नैब उस वक्त एक्टिवेट होगी जब पीपल्स पार्टी इनकार करेगी, तो साफ नज़र आएगा कि ये एक तरह से एक बाजू मरोड़ने की कोशिश हो रही है। और उसके वो तो अच्छे बुरे टाइम से तो सारी पार्टियां ही गुजरी हुई हैं। कौन सी पार्टी है जिसको नैब ने पकड़ के बंद नहीं किया, या कौन सी पार्टी है जिसको नैब ने सज़ा नहीं दी? लेकिन अल्टीमेट नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि एक वक्त में आके वही नैब जो होती है वो आपकी ज़मानतें भी करवा रही होती है और वो अपने पुराने जुर्माने भी आपको वापस अदा कर रही होती है। जो कि अभी रिसेंटली एक जुर्माना मरियम साहबा को उनकी बेल के हवाले से जो उनसे लिए गए थे पैसे कोर्ट में, वो वापस किए गए हैं। तो इस तरह नैब ने अब तक मुस्लिम लीग नून को जितनी रिकवरीज़ की हैं जुर्मानों की, वो भी एक कहानी है। तो इसलिए ये जो देखिए, पार्टियां इन सारे डरों और खौफों से गुज़र के आगे आई हुई हैं। अगर कोई ये कहेगा कि नैब की वजह से कोई पार्टी अपना स्टैंड बदल लेगी, तो मुझे ये मुश्किल लगता है। ठीक है, लेकिन ये क्या स्टोरी है? आपने भी नैब की बात की कि नैब फिर से हमें इनएक्शन नज़र आ रही है। सबसे बड़ी खबर तो सिंध से आई कि लियारी एक्सप्रेस वे में की जो फ़ाइल है वो रीओपन हुई है। वो आज से काफ़ी साल पहले जब बस्तियों को काट के लियारी एक्सप्रेस वे निकाली गई थी। फिर पिंडी में केस तो सामने नहीं आया, लेकिन पिंडी में एक बहुत पुराना केस है जो बंद हो चुका था, उसकी फ़ाइल रीओपन कर ली है। उसके बाद चेयरमैन नैब ने इन सारे एक्शंस के लिए अप्रूवल दे दिए। इसके साथ ही ये खबर भी सामने आई कि सिंध में सरकारी ज़मीन एक गैर मुल्की शख्सियत के पास थी जो कि बाहर ही रहते हैं, लेकिन ये वो शख्सियत हैं कि जिन लीज़ ख़त्म होने के बाद भी वो ज़मीन उन्हीं के पास रही। और इन शख्सियत का नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़े केस में वादा मुआफ़ गवाह भी बने थे। तो नैब उस केस को भी देख रही है कि ये सारी बातें जो आप कर रही हैं ना, ये सब फाइलों में है, पुराने मुकदमे हैं। इनको आज क्यों उठाया जा रहा है? जी। आज क्यों मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को दिए जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम ये कर, इसलिए कि बाजू मरोड़ा जा सके। अब पता भी है कि वो बाजू मरोड़ने का जो एक ख़ास लेवल होता है ना, हर जगह पे किसी में थोड़ा दम होता है, किसी में ज़्यादा दम होता है। तो देखते हैं कि ये जो बाजू मरोड़ने की कोशिश हो रही है ये क्या रंग लाती है। अभी तो एफ़र्ट हो रही है। ये जो आप कह रही हो ना, इस तरह की और भी चीज़ें सामने आएंगी। ये तो कुछ चीज़ें ये भी पुरानी फाइलों में पड़ी हुई हैं। हो सकता है कुछ और नया निकले, कुछ और नए स्कैम्स बनाए जाएं और कुछ दिखाया जाए ताकि वो मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकें। लेकिन 8 जून करीब है बहुत। 8 जून ऐसे गुजर जानी 2-3 हफ्तों के बाद। लेकिन ये सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं। तो करना तो एस्टैब्लिशमेंट ने वही है जो इन 2-3 हफ्तों में उनको अचीव हो सके, जो पीपल्स पार्टी उनको दे सके। ठीक है। इसके साथ ही सिंध से कुछ और भी खबरें सामने आई, वो ये कि एक पेट नंबर है 17 पीपल्स पार्टी के हमायती इत्तेहादी लोग जो कि काफ़ी नामवर लोग हैं वहाँ के, वो एक बहुत ही जल्द 2-3 हफ्तों में एक ऐलान होगा ईद के दूसरे तीसरे दिन, 1-2 दिन का गैप पड़ सकता है, जिसमें वो एक प्रॉपर फंक्शन में GDA में शमूलियत का ऐलान करेंगे। वो पीर पगारा साहब के साथ मिल गए हैं। तो ऐसा क्या हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी का उनको कोई फ्यूचर
सिंध में या तो नज़र नहीं आ रहा है, या फिर अगर किसी का आ रहा है तो फिर जीडी और फंक्शनल लीग का फ्यूचर नज़र आ रहा है उनको। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, ये सारी चीज़ें तभी होंगी, नैब एक्टिव हो जाना या उनके मुखालफ ग्रुप को ज़्यादा बंदे दे देना सिंध से जो इलेक्टेबल्स हों या ऐसे जो इलेक्शन लड़ने के काबिल हों या जिनकी कोई बैकग्राउंड हो। उसका मतलब ये होता है कि एक डिस्प्लेयर शो करना पीपल्स पार्टी को। ठीक है। अगर ये डेडलॉक होता है तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपस की बात है कि वहाँ पे जो सिंध में पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है दिस वे और दैट वे, जिस तरह से वो इलेक्शन जीतते हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो फार्म 47 के ऊपर पंजाब से दूसरी जमातों को जिताया गया, वो कहते हैं कि हम बिल्कुल फार्म 47 के तहत नहीं आए, हम जेन्युइनली जीत के आए। तो उनका अगर हल्का है, और ख़ास तौर पे अगर सिंधियों को ये पता चले कि पीपल्स पार्टी को इसलिए सज़ा दी जा रही है कि वो सिंध का केस लड़ रहे हैं, तो सिंधी तो ज़्यादा ताकत से पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होंगे ना। फिर ये स्प्लिंटर ग्रुप, ये जिनका आप जिक्र कर रही हो, ये सारे आप देखें, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में खेले थे, आज ज़ीरो हो चुके हैं तकरीबन। सफदर अब्बासी आलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है। पीर पगाड़ा, जतोई फैमिली, वहाँ पे ये जितने लोग हैं, कुछ तो पीपल्स पार्टी को छोड़ के जाने वाले और कुछ पुराने जो नवाब हैं वहाँ के, जतोईस, पगाड़ास, बहुत लंबी लंबी जागीरदारियाँ उनके हारी जो हैं वो पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं, वो अपने अपने हलकों में हार जाते हैं। तो अगर ये नैरेटिव बिल्ड होता है कि पीपल्स पार्टी को इसलिए सज़ा दी जा रही है, इसलिए उनको धकेला जा रहा है कि वो सिंध का केस लड़ रहे हैं, तो उससे तो वो और ग्लोरीफाई होंगे। तो इसका आपके कहने का मतलब ये है कि जितना भी ग्राउंड वर्क हो रही है सारा का सारा 28th अमेंडमेंट से कनेक्टेड है। एग्जैक्टली। और जब अगर किसी भी तरह 28th अमेंडमेंट हो जाएगी तो फिर ये सारा जाग की तरह आपको बैठा हुआ नज़र आएगा। ठीक है। और 28th अमेंडमेंट की ही एक मज़ीद उसमें से सवाल निकलते हैं कि जो 18वीं तरमीम की रिपील होने की हम बात करते हैं, तो क्यों पीपल्स पार्टी ही सिर्फ 18वीं तरमीम पर स्टैंड लिए हुए खड़ी है? क्यों सिर्फ पीपल्स पार्टी को ही फ़र्क पड़ता है? हालांकि फ़ायदा तो उसका सब ने उठाया है, तमाम सूबों ने उठाया है, सबसे ज़्यादा पंजाब ने उठाया है, पंजाब में PMLN ने उठाया है। तो और कोई हमें क्यों बोलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई लोग स्टैंड लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, जो ओपिनियन लिखते हैं उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं हो रही कि 18वीं तरमीम को रिपील किया जाने का मतलब एक ख़ुदकुशी है पार्लियामेंट के लिए, पार्लिमानी निज़ाम के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो आपको क्या लगता है? देखें, आइडिया क्या था? आइडिया था सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करने का, ताकि आपकी फेडरेशन मजबूत हो, महरूमियाँ ख़त्म हो। ये आइडिया था। इस आइडिया के साथ आज अनफॉर्चुनेटली कौन खड़ा है? कोई ओपिनियन लीडर बात कर रहा है कि 18वीं तरमीम को ना छेड़ो, कोई कह रहा है कि 18वीं तरमीम के नतीजे में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, सूबों में महरूमी पैदा हो सकती। नहीं, कोई नहीं कह रहा। खामोशी है, कब्रिस्तान की खामोशी है, ओपिनियन की लेवल पे। अब मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों को मुतासर करते हैं, जो एनालाइज करते हैं, जो तज्जिया करते हैं। कोई नहीं कहेगा आपको कि 18वीं तरमीम की हमायत में कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद जो 18वीं तरमीम को पास करने वाले लोग हैं, वो कोई अकेली पीपल्स पार्टी नहीं थी। उसमें कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां थी? उसमें मुस्लिम लीग नून सबसे नुमायां थी, उसमें काफ लीग नुमायां थी, उसमें मौलाना फजलुर रहमान नुमायां थे, उसमें बाकी भी ये जो ANP या बलूचिस्तान के जो नेशनलिस्ट थे, वो सारे। आज क्यों एक खामोशी है उनकी लेवल पे? वो ओनरशिप क्यों नहीं ले रहे 18वीं तरमीम पे? सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है अगर 18वीं तरमीम का, तो वो तो पंजाब को हुआ। सबसे ज़्यादा पैसा तो पंजाब में आया है, वो क्यों नहीं बोल रहा? इवन KP मुतालबा कर रही है इस वक्त कि जो आपने हमें ये जो फाटा के इलाके हैं उनको हमने इंटरनलाइज कर लिया, हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ गई, हमारा इलाका भी बढ़ गया, तो 18वीं तरमीम के फार्मूले के मुताबिक हमें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। वो भी इस 18वीं तरमीम से बेनिफिट होने के बावजूद उस तरह से बात नहीं कर रही। अचकज़ई साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने इधर उधर की बातें तो बहुत की हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ये जो एक महाज बना हुआ है या जो नई तरमीम आ रही है, जो टॉक ऑफ द नेशन है, टॉक ऑफ द टाउन है, उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। तो इसकी क्या वजह है? क्यों कोई बात नहीं कर रहा? वजह यह है कि उन सब का ये ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी
के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, अगर पीपल्स पार्टी डैमेज होती है तो हो जाए। अच्छा। उनको ये परवाह नहीं है कि उनके अपने राइट्स सल्ब होंगे। हाँ। अच्छा, और वो फिर कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी लड़ रही है और पीपल्स पार्टी अगर इसके ऊपर एक स्टैंड ले रही है तो हमें क्या ज़रूरत है बोलने की, शायद पीपल्स पार्टी ये सब ना होने दे। यानी ये एक सियासी अपॉर्चुनिज्म है, ये आइडिया की हद तक भी और ये बेनिफिशरी होने की हद तक भी, दोनों साइडों पे आपको एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नज़र आ रहा है। या तो फिर ये सारे लोग जो खामोश हैं ये कह दें कि फेडरल गवर्नमेंट ठीक कर रही है या एस्टेब्लिशमेंट ठीक जाती है, 18वीं तरमीम ख़त्म हो जानी चाहिए, ये भी नहीं कहेंगे, लेकिन इस लड़ाई में हिस्सेदार भी नहीं बनेंगे। ये तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट और डेंजरस मूव होती है। Yes. लेकिन ये जितने भी लोगों की हम बात कर रहे हैं, स्मॉलर प्रोविंसेस, ये हमेशा से बलूचिस्तान की बात करते हैं, बातों में तो सब बात करते हैं बलूचिस्तान की, छोटे प्रोविंसेस की, सिंध की, KPK की, कि इनको इतना भी महसूस नहीं होता कि अगर 18वीं तरमीम रिपील होती है तो उनके सियासी इख्तियारात भी ख़त्म होंगे। जब फाइनेंसेस के इख्तियारात ख़त्म होते हैं तो ज़ाहिर है सियासी इख्तियारात भी ख़त्म होते हैं। फिर ये लोग ये बात नहीं करते कि हुकूमत को तवानाई का बहरान, उस पर गौर कर लेना चाहिए, पेंशन की इस्लाहात पे गौर कर लेना चाहिए, टैक्स नेट की जो कमज़ोरी है, आपके डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो एक निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, मज़ीद लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, उसकी बात नहीं करता कोई भी नहीं करता। वजह यह है ना कि उनका ख्याल है कि अगर 18वीं तरमीम ख़त्म होगी तो उनको एस्टेब्लिशमेंट को रगेदने में आसानी होगी, उनको पंजाब को टारगेट करने में आसानी होगी, कहेंगे सारा पैसा तो पंजाब और एस्टेब्लिशमेंट खा रही है। यानी कि इस वक्त जो फार्मेशन है उसमें वो उंगली नहीं उठा सकते कि सूबों के पास पैसे नहीं जा रहे हैं। अभी तो जा रहे हैं, अभी वो ये नोशन नहीं बेच सकते, ये नैरेटिव नहीं बेच सकते कि वफाक खा गया या एस्टेब्लिशमेंट खा गई या पंजाब खा गया। वो कहते हैं सबको मिल रहा है, लेकिन जब नहीं मिलेगा सबको और वो कहेंगे सारा पंजाब में खर्च हो रहा है जी, सारा वफाक खा गया, तो उनको एक बयानिया मिलेगा वफाक के ख़िलाफ़ बात करने का, फेडरेशन कमज़ोर होगी। और मैं ये भी बता दूं कि एस्टेब्लिशमेंट और हमारी कुछ पंजाबी एलीट की एक सोच है, उनका ये ख्याल है कि वफाक मजबूत होगा तो मुल्क मजबूत होगा। एक सेंट्रिस्टिक अप्रोच है जो कि आम तौर पे दुनिया में जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बोझ होता है। जब आप एक जगह पे सारे पावर, इख्तियारात और सारी ख़जाना एक जगह पे रख लेते हैं और फिर आप कहते हैं कि सूबे मिसयूज़ कर रहे हैं, करप्शन हो रही, तो क्या वफाक में करप्शन नहीं होती? जहाँ जहाँ फ़ंड इस्तेमाल होते हैं वहाँ वहाँ कमीशन नहीं है वफाक में, पंजाब में, हर जगह पे। तो इसलिए ये बातें करनी आसान होती हैं, पॉलिटिसाइज़ करना आसान होता है। लेकिन पाकिस्तान का अगर मुस्तकबिल देखना है आपने और एक ऐसी कौम अचीव करनी है जिसमें सारे इलाकों के लोग यकसा तरक्की करें, तो उसमें आपको आगे बढ़ के जो इलाके पीछे चले जाते हैं उनका भी बाजू पकड़ के, हाथ पकड़ के उनको आगे करते हैं। अगर आपको नज़र आता है कि कहीं पे पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है, मैं ये कहता हूँ कि जो एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है ना, वो अगर पॉजिटिव साइड पे इस्तेमाल होनी शुरू हो जाए, वो क्या है, वो ये है कि अगर वो समझें कि इसी 18वीं तरमीम के बावजूद जितने पैसे जा रहे हैं अगर खर्च नहीं हो रहा है, तो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो एहतसाब के अदारों की ताकत के साथ खड़े हो जाए। एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो कोर्ट्स के साथ खड़ी हो जाए ताकि आम आदमी को इंसाफ मिले। लेकिन जब आप इंसाफ को ख़ुद रोकना शुरू कर देते हैं या जब आप उस तरह का अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि आप सारी चीज़ें अपने पास रखना शुरू कर दें, तो आप ठीक है, आप ताकतवर हो सकते हैं, आपके पास पावर है, आप हर चीज़ ले सकते हैं, लेकिन फिर मत ये कहें कि बाद में लोग अयूब ख़ान को क्यों बुरा कहते हैं, मुशर्रफ को क्यों बुरा कहते हैं, ज़ौल हक को क्यों बुरा कहते हैं, आज बाजवा की कोई बात नहीं कर रहा, कियानी की कोई बात नहीं कर रहा। तो आखिर कोई रीज़न्स है ना, वरना तो ये सारे लोग हीरोज़ होने चाहिए थे। तो अगर इसको देख लिया जाए और अपनी पावर का जो एक आपका वो है स्टीयरिंग, उसको देख के एक तवाज़न पैदा कर लें तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। नहीं तो इसी तरह की लड़ाइयाँ हम पता नहीं 40 साल से देख रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट सिविलियन गवर्नमेंट लड़ाई चल रही है, कभी ये हो रहा है, वही इल्ज़ामात हैं। 1990 के केस सेटल नहीं हुए, 80 के केस सेटल नहीं हुए, 77 के केस सेटल नहीं हुए, तो आज के केस कहाँ सेटल होंगे?
ठीक है। इसके साथ ही मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे तमाम लोग जिनकी आवाज़ में ताकत है उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, अदरवाइज़ वो उनकी मॉरल कंपस ही क्वेश्चन होती है और फिर जब कल को वो देखेंगे कि वो हिस्ट्री के राइट साइड पे खड़े थे या रॉन्ग साइड पे खड़े थे तो बहुत पछतावे रह जाते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस टुडे। यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम हाजिर होंगे एक नए शो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।